भरोसा सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से करेंगे बातचीत। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में एसआईआर की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ी। दावों के निपटान में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आज 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। ईरान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम बैठक। अमेरिका ने कहा कि हत्याओं को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले। ईरान ने कहा किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का दिया जाएगा निर्णायक जवाब। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज चीनी ताइपे के सी वाई लिन से होगा मुकाबला। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पिछले 1 दशक में स्टार्टअप इंडिया पहल भारत की आर्थिक और नवोन्मेष संरचना का एक प्रमुख आधार बनकर उभरी है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरा होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान कुछ चुने हुए स्टार्टअप प्रतिनिधि अपनी उद्यमी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है, जो स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम में मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के करीब 3000 स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करेंगे और उसी दिन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की घोषणा की जाएगी और भारत के 20 उत्कृष्ट स्टार्टअप्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा और साथ ही स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत डिफरेंट स्टेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा एक बदलाव लाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का देश बनाने के साथ नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश से होने वाले विकास को सक्षम बनाना था। He is truly a startup prime minister. He has many attributes of an entrepreneur, right? He thinks big in terms of impact, but before doing so, he experiments that at a small scale. His ability of being able to look at large-scale initiatives, but then tracking its execution very closely. The Honorable Prime Minister took over in 2014. India's startup ecosystem has been thriving, and we are well on our way to become the startup capital of the world. The number of registered startups in India have grown to massive 73,000 this year. More than 50% of them come from Tier 2 and Tier 3 cities. We now have more than 100 unicorns and growing. All of this was never possible without PM's vision. पिछले 1 दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत के आर्थिक और नवाचार ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गया है। पूंजी और मेंटरशिप तक पहुंच बढ़ाई है और स्टार्टअप्स को सभी क्षेत्रों और जगहों पर बढ़ने और विस्तार करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। 10 साल की यात्रा के दौरान भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें देश भर में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है। ये उद्यम रोजगार पैदा करने, नवाचार से होने वाले आर्थिक विकास और अलग अलग क्षेत्रों में घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ देवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय सम्मेलन में आज संसद के प्रति जन भागीदारी और सदस्यों की सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र में देश विदेश के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, जिसमें विधायी कामकाज को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। आज के एजेंडे में सबसे ऊपर मतदान के बाद नागरिकों की भागीदारी और संसद सदस्यों की सुरक्षा व सेहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस खास कार्यशाला में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोपहर में विदेशी मेहमानों के सम्मान में लंच की मेजबानी करेंगे। यह आयोजन दुनिया भर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत की एक बड़ी पहल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे होयल से मुलाकात की और दोनों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने एआई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित रिसर्च और इनोवेशन पर भारत के फोकस पर जोर दिया। साथ ही लोकसभा स्पीकर ने भारत में यूके की यूनिवर्सिटीज की बढ़ती मौजूदगी के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा भारत और यूके के बीच एफडीआई फ्लो बढ़ाने सहित दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सीएसपीओ कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बोत्सवाना की संसद के स्पीकर देथा पेलो लेफोको कुआरो पेत्से से भेंट कर लोकतांत्रिक संवाद, आपसी विश्वास और संसदीय सहयोग को सशक्त बनाने में सीएसपीओसी की भूमिका को रेखांकित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री मिल्टन डिक से भी बातचीत की और इस बातचीत में भारत ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी की झलक दिखाई दी, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय सहयोग पर आधारित है। भारत दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देश 18वीं भारत जापान सामरिक वार्ता करेंगे, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान रहेगा। खासतौर पर जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पहल को आगे बढ़ाने पर क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा होगी। दोनों मंत्रियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर तकनीक और नवाचार जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने की उम्मीद है। इसके साथ ही जापान आर्थिक सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता आयोजित करने और निजी क्षेत्र के बीच B2B संवाद शुरू करने का इच्छुक है। तोशिमित्सु मोटेगी की ये भारत यात्रा नवंबर 2025 में नई जापानी सरकार के गठन के बाद पहली है, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। ये प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी कर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दावा और आपत्ति की बढ़ी हुई अवधि के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सारणी का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोधों और अन्य संबंधित कारकों पर विचार करते हुए SIR की समय सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी है। विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को सटीक और समावेशी बनाने पर उद्देश्य से SIR किया जा रहा है। वहीं विभिन्न राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची दिसंबर 2025 में प्रकाशित की गई थी। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में प्रकाशित होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इनमें मुंबई का ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC भी शामिल है। मुंबई में वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी। BMC की बात करें तो यहां कुल 227 सीटों पर मतदान हुए हैं, जहां भाजपा शिवसेना यानी कि शिंदे गुट में गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85
लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। जयपुर सीकर चूरू गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट राजस्थान में मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण बन चुका है। हालांकि यह आसान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल से कैसे मिली इस परियोजना को गति, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जयपुर सीकर चूरू गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट राजस्थान में एक प्रमुख रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसे रेल मंत्रालय की प्रशासनिक देखरेख में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा लागू किया गया है। 2008-9 में मंजूर इस प्रोजेक्ट में मौजूदा मीटर गेज लाइन को लगभग 320 किलोमीटर की कुल लंबाई में ब्रॉड गेज में बदलना शामिल है, जिसमें जयपुर रिक्स, सीकर चूरू और सीकर लोहारू सेक्शन शामिल है, जिसकी कुल प्रोजेक्ट लागत 1222 करोड़ है। इसका उद्देश्य राजस्थान के शिखावटी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही क्षमता और कनेक्टिविटी की बाधाओं को दूर करना था। चरणबद्ध तरीके से काम पूरा होने के बाद गेज कन्वर्टेड सेक्शन को 25 अप्रैल 2019 को चालू किया गया, जिससे ये कॉरिडोर राष्ट्रीय ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ गया। लेकिन प्रोजेक्ट की राह इतनी आसान नहीं रही। प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व और मीटर गेज सेवाओं को बंद करने के बावजूद कार्यान्वयन में तमाम बाधाएं सामने आई। 28 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति के तहत प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रगति मुख्य रूप से भूमि विवादों और वन संबंधी आपत्तियों के कारण बाधित हो रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं में प्रक्रियात्मक देरी से बचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय और राजस्थान राज्य सरकार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से भूमि और वन मुद्दों को शीघ्रता से हल करने का निर्देश दिया। ये जब स्थिति अटक गई और तब इस पीएमजी पोर्टल पर और जो प्रगति जो प्राइम मिनिस्टर का मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जब उन पर इस समस्या को हाईलाइट किया गया तो प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान तुरंत लिया और उसके बाद जो आदेश पारित हुए उसमें चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग्स हुई और अंततः ये तय किया गया कि रेल विभाग अपनी ज़मीन पर काम कर सकता है, भले ही वो पूरा एरिया फॉरेस्ट लैंड में आता हो। प्रोजेक्ट के तहत ब्रॉड गेज में परिवर्तन से 1500 मीटर तक लंबी ट्रेनों का संचालन संभव हुआ है। ये शिखावटी क्षेत्र से जयपुर, दिल्ली और बंदरगाह गंतव्यों तक कृषि उत्पादों, खनिजों और अन्य थोक वस्तुओं को ले जाने की कॉरिडोर की क्षमता को काफी बढ़ाता है। ब्रॉड गेज के परिवर्तन से औसत यात्री ट्रेन की गति में लगभग 60% तक की वृद्धि हुई है। पहले हम लोग को जयपुर जाना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता था इतना सामान लेके जाने में, बट अभी काफ़ी सुविधा हो चुकी है कि डायरेक्ट हम सीकर से मुंबई जाते हैं। ब्रॉड गेज बनने के बाद में जो लंबी दूरियों की जो ट्रेनें थी उनका हमें साधन मिल गया और इससे मैं क्या बताऊं, विदेश से हम व्यापारी वर्ग है, दिल्ली हमें काम करके आना हो तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पहले छोटी लाइन में वक्त बहुत ज़्यादा था, समय बच रहा है और जो किराया है वो भी कम लग रहा है। रेलवे द्वारा तैयार किया गया जयपुर सीकर चूरू गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि राजस्थान के संतुलित विकास की मजबूत पटरी है। प्रोजेक्ट्स ने दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो लंबित प्रोजेक्ट्स को भी तेजी से निपटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन है। आईएमएफ ने कहा है कि तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से बेहतर रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजाक ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर बेहतर बनी हुई है और मुख्य रूप से इसका श्रेय देश की मजबूत घरेलू खपत को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया था।
जूली कोजाक ने कहा है कि IMF ने हाल ही में भारत के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए भारत के लिए विकास पूर्वानुमान बेहतर होने की संभावना बढ़ गई है। IMF अगले सप्ताह अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में भारत की वृद्धि के संशोधित आंकड़े पेश कर सकता है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र ने सिक्किम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किश्त जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने लगभग 643 लाख रुपए की पहली किश्त जारी की है। ये फंड राज्य की 5 योग्य जिला पंचायतों और सभी 199 योग्य ग्राम पंचायतों के लिए है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अनटाइड अनुदान की दूसरी किश्त का रोका गया 17.5 लाख रुपए का हिस्सा भी एक अतिरिक्त योग्य जिला पंचायत के लिए जारी कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता के लिए 1 लाख NCC कैडेट्स को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। इन कैडेट को युवा आपदा मित्र के रूप में जाना जाएगा। कैसी है NCC की ये युवा आपदा मित्र योजना, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर युवा आपदा मित्र योजना भी दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या दिखा रहे हैं कैडेट, आइए बात करते हैं। MOU साइन हुआ था NDMA और NCC के बीच में, हम उसे यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं सर। जैसे कि हमारे MOU में ये साइन हुआ था कि उसमें 2,37,000 से अधिक युवाओं को ओवरऑल जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से इतने ही वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना था। लेकिन NCC में केवल 94,400 NCC के कैडेट्स को यहाँ पे तीनों विंग से, आर्मी, नेवी और एयर, तीनों विंग से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। NDMA और SDMA के तहत हमें 12 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें से 7 दिन ट्रेनिंग पीरियड का था और उसमें 16 डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए गए थे, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग भी थी, फील्ड ड्रिल और स्टिमुलेशन भी था, साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई थी। और जो ड्रेस हम लोग पहने हैं वो NDRF की ड्रेसेस हैं। हम युवा पीढ़ी हैं जो हमें अपने भविष्य के लिए या किसी भी आपदा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उस हिसाब से हमें जिस ट्रेनिंग दी जा रही है हम हमेशा के लिए तैयार हैं। हमारी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हुई है, प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, फील्ड ड्रिल एंड सिमुलेशन। इन सब के बाद जब हम लोग ये सब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारी आपदाएं जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, जो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और आपने साल 2025 में ये भी देखा होगा कि कैसे वायनाड लैंडस्लाइड में हो गया, कुंभ मेले के दौरान, और ऑपरेशन सिंदूर में जिसमें हमारे भारत के सेनानियों ने कितना वीर महत्व का काम किया। पेशेंट है जो कि गिरा हुआ है तो उसको हम गोल्डन आर्म कैसे बचा सकते हैं, ये बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग सिखाया गया इसमें। तो ये कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें को मौका मिल रहा है, जो भी VIP यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी बातें रखने का। और ख़ास तौर पर जो युवा आपदा मित्र योजना के तहत 1 लाख कैडेट्स को प्रशिक्षित कर उन्हें युवा आपदा मित्र बनाने की तैयारी की गई है ताकि वे आपदा में त्वरित सहायता प्रदान कर सकें। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मातृ वंदना योजना महिलाओं के लिए बड़ी सौगात बनकर आई है। विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में सबसे अहम भूमिका होगी युवाओं की। जन जन को लाभ पहुंचाने के मिशन के लिए सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं।
तो वंदना योजना है। ये ये योजना काफ़ी समय से संचालित है, लेकिन चूंकि आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत ये लास्ट 2 ईयर से ही आई हुई है, तो इस योजना के अंतर्गत हम लोग जो हमारी जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये हस्तांतरित करते हैं। सरकार ने जो मातृ वंदना योजना चला रखी है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। पहले ये आशाओं वाले भरवाती थी फार्म, अब ये आंगनबाड़ी भरवाई है। इसमें पहले बच्चे पे 5,000 रुपये मिलते हैं, वो हमने भरवाई है फार्म। और जो दूसरा बच्चा ये लड़की होती है उस पर क्या नाम 6,000 रुपये बच्चे को मिलते हैं। और एक के तो आ भी गए, जो फार्म भरवाए थे उनके 6,000 रुपये आ चुके हैं। मातृ वंदना योजना का जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चला रखी है, उसकी पहली किस्त हमारे बच्चे की आ चुकी है, दूसरी आने वाली है। हम प्रधानमंत्री जी की योजना का आभार व्यक्त करते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही राज्य सरकार के 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों, आगामी कार्य योजना और समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के तहत मनाए जा रहे कृषि कल्याण वर्ष 2026 की रूपरेखा की जानकारी दी। तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार ने विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामलों में एक अहम फैसला सुनाया है। स्पीकर ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यद्यपा को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ दायर डिस्क्वालिफिकेशन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कुल निर्यात का अनुमानित आंकड़ा 634 अरब 26 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष 607 अरब 93 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया था, यानी कि निर्यात में 4.33% की बढ़ोतरी हुई है। ये वृद्धि वैश्विक बाजारों में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी और निर्यात क्षेत्र की दमदार प्रदर्शन का सबूत है। कर्नाटक के 3 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मालदीव को निर्यात किए गए हैं और इस संबंध में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, APEDA भारत के कृषि निर्यात को निरंतर सशक्त बना रहा है और इसी क्रम में पहली बार हवाई मार्ग से कर्नाटक के 3 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नंजनगुड रसबले केला, मैसूर पान के पत्ते और इंडी लाइम मालदीव को निर्यात किए गए हैं। ये पहल भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने, किसानों को समर्थन प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध जीआई विरासत के प्रचार के लिए APEDA DOC के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन मौसम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान देश भर में डॉपलर वेदर रडार यानी DWR नेटवर्क के विस्तार की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में रियल टाइम और प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमानों की प्रभावशीलता पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के विस्तार से सटीक और समय पर मौसम जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे आपदा प्रबंधन, कृषि और जनजीवन को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत बनाना और मौसम संबंधी जोखिमों को कम करना है। नई दिल्ली में नीति आयोग ने योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से MSME क्षेत्र में दक्षता हासिल करना शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकारी सहायता को मजबूत बनाने के लिए रोड मैप भी प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने किया। रिपोर्ट में योजना कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करके, अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करके और वित्तीय कौशल, विपणन और नवाचार सहायता के वितरण को बढ़ाकर MSME के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया। संवाददाता सम्मेलन में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने MSME क्षेत्र की तारीफ करते हुए उसे भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन बताया और उसकी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए कई सुधारों की सिफारिश भी की, जिसमें वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना शामिल है, ताकि ये नवाचार, रोजगार और निर्यात को बढ़ा सके। So the purpose of this particular exercise, as you can be seen from the title, it says
achieving efficiencies in MSME sector through convergence of schemes. So the key word is convergence of schemes. You look at services, they are actually the predominant share of services also. You know, we think we associate MSME with small things and IT is big companies. No, there are a lot of service sector. All retail is MSME, by the way. So if you look at the 6 crore odd companies which are in your the database of MSME, bulk of them are in small 1, 2, 3 employee size company, and they are both over manufacturing and services. So they are the engines of the Indian economy at the bottom. और गुरुवार को नासा ने पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन किया जब एक बीमार अंतरिक्ष यात्री और उनके 3 साथी पृथ्वी पर लौट आए। स्पेसएक्स ने उन्हें सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतारा। यह मिशन अगस्त में शुरू हुआ था और अंतरिक्ष स्टेशन पर अब केवल 1 अमेरिकी और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री रह गए हैं। नासा ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री की स्थिति कक्षा में स्थिर थी, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर जल्द से जल्द इलाज के लिए लाया गया। यह मिशन चिकित्सा कारणों से समय से पहले समाप्त हुआ, जो नासा का पहला ऐसा कदम था। अगले दल की लॉन्चिंग फरवरी में होने की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।